वो यहाँ पे पूरी तरीके से आपको आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और आपको ये ना लगे कि आपने मुझे पढ़ा नहीं, और जो अच्छा उससे हमें लगेगा वो हम उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर लेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस कर लेंगे। तो आइए, आज तारीख है 11 फरवरी और शुरू करते हैं आज का दैनिक जागरण का ये संस्करण। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कर्नाटक में कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक। तो अभी आपको पता ही है कि हिजाब प्रकरण चल रहा है पूरे जो कर्नाटक का पूरा राज्य है उस तरीके से, क्योंकि कुछ ऐसे क्या बोल सकते हैं बालिकाएं थीं जिन्होंने हिजाब पहनने की इजाज़त मांगी थी क्लासरूम में, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं दी गई। तो उस वही एक मुद्दा बन गया है, एक पॉलिटिकल धार्मिक मुद्दा है। इसके बारे में और ज़्यादा क्या बात करें, तो ये न्यूज़ है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो मैंने दे रखा है, आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो यहाँ पर ये भी कर्सर है मेरा, कि भारत ने पाकिस्तान को बोला है कि भाई आप अपने गिरेबान पे झांकिए, हमें नसीहत मत दीजिए कि हम अपने देश के लिए क्या करें। हमारा इंटरनल देश का मामला है, हमारे लोग हैं, हम आपस में समझा लेंगे। तो ये न्यूज़ है। बाकी यहाँ पर है कि देश में कोई भी विदेशी अगर देश में आते हैं तब उनका RT-PCR टेस्ट नहीं होगा, उनकी जाँच नहीं होगी। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो जनरली सफ़र करते रहते हैं, विदेशों में जाते रहते हैं। इसके बाद अभी आपको पता ही है कि चुनावी माहौल है। उत्तर प्रदेश का पहला चरण का चुनाव हुआ है जिसमें 75.12% का मतदान हुआ है, कैराना अव्वल में रहा है। तो एक जानकारी के हिसाब से है कि अच्छा वोटिंग परसेंटेज है। आजकल आम जो नागरिक हैं वो पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से कर रहे हैं इस तरीके के चुनाव में, और करना भी चाहिए, हमारा एक हक है। तो ये चुनाव भी हुआ। इसके बाद शाह जी ने कहा है कि PM मोदी से जनता बहुत ज़्यादा आकर्षित है और इस चीज़ का फ़ायदा उनकी पार्टी को मिलेगा, तो ये भी है। इसके बाद एक ये जो यहाँ पर ये खबर है, ये है कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मध्य प्रदेश की महिला जज थी, उनको बहाल करने का आदेश दिया है। एक्चुअली हुआ ये था कि इस महिला जज ने आरोप लगाया था कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, तो उन्होंने ट्रांसफ़र मांगा और ट्रांसफ़र जब उनको दिया गया तो वहाँ पे जाकर उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया। इनका नाम इस न्यूज़ में नहीं दिया गया है, बट एक न्यूज़ थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि उनको फिर से बहाल किया जाए, तो एक ये भी न्यूज़ थी। फ्रंट पेज की न्यूज़ें चल रही हैं। इसके बाद PDS, मतलब सरकार ने कहा है कि PDS का जो डिजिटाइजेशन था, डिजिटलीकरण था, उससे 50,000 करोड़ का लीकेज में बंदी हुई है। पहले आपको पता ही होगा जो हमारा जो सामाजिक वितरण प्रणाली, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था, वो पहले क्या था कि लोगों के सीधे अकाउंट में पैसे नहीं आते थे, बिचौलियों के पास आते थे। तो वो पैसा धीरे धीरे करते हुए जिसको जो रिक्वायरमेंट थी उस तक नहीं पहुँच पाता था, तो लीकेज बहुत ज़्यादा था। बिचौलिए बहुत ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते थे। तो जब से डिजिटाइजेशन हुआ है, डायरेक्ट उनके खाते में आता है या उनके थंब से ही उनका सामान निकाला जा सकता है, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है, सरकार ने इस बात को कहा है। बाकी ये खबर सपा के नेता ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये तो चलता ही रहेगा। पेज नंबर 2 राजधानी विशेष में देख लेते हैं। इसमें क्या है कि छठी, एक्चुअली मैं बताता हूँ कि इस जैसे मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ न्यूज़, अगर आपको डिटेल में इस न्यूज़ को और जानना है, पढ़ना है, तो इसी वीडियो के साथ मैं लिंक में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। उसमें आप जाएँगे तो वहाँ पर इसका वीडियो के साथ-साथ इसकी PDF भी मिल जाएगी। जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है उसकी PDF भी मिल जाएगी। आप वहाँ से और डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर आपके साथ ऐसे डिस्कस करेंगे कि हमारा न्यूज़पेपर भी पढ़ लें और जो हमारे लिए खास ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भी पढ़ लें। चलिए, छठी इसमें हम वही चीज़ें कवर करेंगे, कुछ एथिकल वैल्यूज़ जो हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं उनके बारे में, जो हमारे न्यूज़ में एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं, वो उन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। बाकी और ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, वो हम बताएँगे। बट ज़्यादा हम उन विषय पे या उन टॉपिक्स पे PhD करने नहीं बैठेंगे जो कि हमें उतना फ़ायदा ना दें हमारे एग्ज़ाम्स के हिसाब से। चलिए, बाकी छठी से पहली मंजिल तक ढही डाइंग रूम की छत। तो क्या हुआ कि गुरुग्राम में एक फ्लैट का निर्माण हो रहा था, वहाँ पे इस तरीके से हादसा हुआ है, एक महिला की मौत हुई है। तो इसमें अगर एथिकल वैल्यूज़ की बात की जाए या कुछ ऐसा कोई वैल्यू की बात की जाए, तो यही है कि जितने भी इस तरीके के नवनिर्माण कार्य होते हैं तो गवर्नमेंट को और बहुत अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए। हालांकि बहुत अच्छे स्टेप्स बना रखे हैं, बट और अच्छे स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि कभी आपने सुना होगा कि कोई पुल गिर गया, कभी कोई मंजिल बड़ी इमारत गिर गई। तो एक अच्छा इंफ्रा बनाना चाहिए, और जो उसका बॉडी पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं उस पर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। एंड गवर्नमेंट को नॉर्म्स बनाने चाहिए कि अगर आप इन चीज़ों के मामले, जैसे कि गुणवत्ता जो होती है ना मटेरियल की, जैसे सीमेंट और क्या बोलते हैं उसमें ईंट जो यूज़ होता है, जो भी कंक्रीट यूज़ होता है इस तरीके से, जो नवनिर्माण फ्लैट्स की जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें, या किसी भी तरीके का नवनिर्माण हो रहा है, तो उसकी गुणवत्ता को बहुत अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। तो एक हादसा है, क्योंकि एक आम आदमी
के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस तरीके के हादसे होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। एक महिला की मौत हुई है तो अब उनके परिवार से पूछिए क्या हुआ, कितना दुःख हुआ होगा। तो है, काफ़ी स्टेप्स लेने चाहिए, गवर्नमेंट को ले भी रही है। और इनका जो वायलेशन करे इन रूल्स का, कि जो भी रूल्स बने हैं अच्छे इंफ्रा का, अच्छे क्या कहते हैं, निर्माण फ्लैट्स का जो ढांचा है उसका बनाने में, तो जो भी अगर इनको वायलेट करता है तो उनको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जानी चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। चलिए, ये तो मोरल बात होगी। इसके बाद है फिर कि ये वाला यहाँ पर कि राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए पुलिस को पेशेवर होना आवश्यक है, अमित कांत जी ने कहा है। तो आपको पता ही है कि नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत जी, तो उन्होंने कहा है कि मतलब प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए पुलिस के अंदर। तो वो चीज़ है, हालांकि हर एक इंसान के अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, जो भी प्रोफेशन वो कर रहे हैं उसके प्रति पूरा ईमानदारी बरतें। इसके बाद फिर दिल्ली में कहा गया कि धर्मस्थल खोलने की मांग की गई है, एलजी से पत्र लिखकर। एलजी आपको पता ही उपराज्यपाल मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, जहाँ जो केंद्र शासित राज्य होते हैं वहाँ पर राज्यपाल ना होकर उपराज्यपाल होते हैं, जिसको एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अभी जैसे कि आपने स्कूल, जिम और सब स्पा, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, सरकारी निजी कार्यालय सब खोल दिए हैं, तो इसी तरीके से धर्मस्थल भी खोल दीजिए। तो चलिए, जब आएगा तो खोल दिया जाएगा। इसके बाद एक ये न्यूज़ मुझे सबसे अच्छी लगी है, इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा आप देखिए कि दिल्ली सरकार ने एग्रीगेटर नीति का ड्राफ्ट जारी किया है। मतलब इसमें ये है कि एग्रीगेटर नीति है प्रदूषण से लड़ने की एक होड़ गवर्नमेंट की। तो दिल्ली सरकार ने किया है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि जो भी वाहन की खरीद फरोख्त होती है, जो कि मतलब हमारे पेट्रोल डीजल के होते हैं, उन्होंने बोला है कि इनके साथ साथ आपको ये भी लेने पड़ेंगे, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लेने पड़ेंगे और उनको भी बेचना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी रूप से किया जाएगा। तो अभी बोला गया है कि 2024 तक हमें 30% वायु प्रदूषण कम करना है दिल्ली में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो उसके लिए एक मैंडेटरी नीति बनाई गई है कि अगर आप पेट्रोल और डीजल के कुछ वाहन बेच रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बेचने पड़ेंगे। तो ये चीज़ है, इसके बारे में बताया गया है। और उन्होंने बताया गया, सबको पता ही है कि जो मिशन जीरो करके एक हमारा मिशन है, जिसमें हमें 2050 तक, हमें क्या पूरे विश्व को 2050 तक CO2 का जो उत्सर्जन है वो बिल्कुल जीरो लेवल पे लाना है। हालांकि जीरो लेवल नहीं होगा, बट अबाउट टू जीरो लाना है। तो उसके लिए हमें अपने जो फ्यूल है, लाइक पेट्रोल और डीजल, उनके जो व्हीकल्स हैं उनकी रोक पर पाबंदी लगानी पड़ेगी, उनके मैन्युफैक्चरिंग पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का इतना बड़ा मुद्दा है तो हमें उसका अल्टरनेटिव भी चाहिए। तो अल्टरनेटिव उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और उनके लिए मैंडेटरी रूल्स बनाने चाहिए। तो दिल्ली पहला राज्य हो रहा है जो इस तरीके के स्टेप ले रहा है। बाकी आगे पॉलिटिकल चीज़ें हैं, कहाँ दंगे हो रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, तो होती रहती हैं। डिटेल में जानने के लिए आपको पता ही है, आप टेलीग्राम में जाके यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आपको पता ही है कि DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो खुली है, तो अभी बच्चे जो हैं वहाँ पे, जो स्टूडेंट जो हैं वो कमरे की तलाश में जुटे हुए हैं, कहाँ रूम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर ये वाला न्यूज़ है, यातायात पुलिस के SI 22,000 रुपये रिश्वत गिरफ्तार। तो ये फिर भी एक एथिकल वैल्यूज़ देता है कि हम जिस काम के लिए गवर्नमेंट ने हमें अपॉइंट किया है, तो हमें कुछ जिम्मेदारियां भी दी हैं, तो हमें उस हिसाब से काम करना है और लोगों के हित में करना चाहिए काम। पता नहीं लोग क्यों इस तरीके से थोड़े से फ़ायदे के लिए अपने ईमान के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। कोई नई न्यूज़ है, एथिकल वैल्यूज़ से सीख सकते हैं, क्या ही है, बाकी क्या है क्या नहीं है डिटेल में आप देख लेंगे। इसके बाद एक ऐसा केस था कोर्ट में आया है कि 4 दशक से 90 रुपये ही किराया दे रहे थे, तो वो तर्कसंगत नहीं है, कोर्ट ने कहा, क्योंकि चले गए वो दिन जब 90 रुपये बहुत होते थे। आजकल तो 90 रुपये का कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत है, और पिछले 8 साल से आप 5,000 रुपये पर मंथ कर दीजिए। तो ये भी चीज़ें पता नहीं कैसी, ये कहाँ पे अभी तक कहाँ बने रहे। 90 रुपये, ज़माना बदल गया भाई, आगे बढ़ो। चलिए, इसके बाद हम पेज नंबर 3 पे देख लेते हैं राजनीति के बारे में। तो यहाँ पर एक है कि यूक्रेन संकट के बीच क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वाड क्या है। तो क्वाड आपको पता ही कि 4 देशों का एक ग्रुप है। 4 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड USA। तो ये 4 देश हैं। तो ये इनकी आज विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है। तो यूक्रेन संकट क्या है? यूक्रेन संकट एक्चुअली क्या है कि यूक्रेन और रसिया के एक जगह को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि यूक्रेन कह रहा है कि नहीं मैं ठीक हूँ, रसिया से मेरे से कोई वो नहीं है, बट और जो देश है ना, बीच के जो देश हैं, वो पता नहीं क्यों बीच में चाचा बन रहे हैं। USA अपना है, इंग्लैंड अपना कह रहा है कि ये नहीं वो नहीं, जबकि उन दोनों का ठीक ही चल रहा है। ये बीच में आके तनाव को इतना ज़्यादा भड़का रहे हैं। मतलब जैसे 2 देश हैं, यूक्रेन और रसिया के बीच में विवाद है, दोनों आपस में समझ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। यूक्रेन के जो PM है वो बार बार बोल रहे हैं कि हमारे देश को कोई खतरा नहीं है रसिया से, बट और जो देश है USA और ये जर्मनी और ये पता नहीं क्यों बीच में उछल रहे हैं सब कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। चलिए, ये खबर थी, आप समझ गए। बाकी केंद्रीय मंत्री
राज्य मंत्री टेनी के बेटे को जमानत नहीं मिली, ये तो सारी चीज़ें हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। ये तो मतलब है न्यूज़ का, बट हमारे लिए एग्ज़ाम्स देने वाले बंदों के लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है, वन ओशियन समिट आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री जी। वर्चुअली समिट को संबोधित करेंगे, तो ये ध्यान देना है। पूछा जा सकता है कि वन ओशियन समिट क्या है एंड किसने संबोधित किया था इस बार। संबोधित इन द सेंस कि कौन उसको होस्ट कर रहा है, तो प्रधानमंत्री जी इसको करेंगे। बाकी भगवान जी के दर्शन होते रहते हैं, राहुल गांधी पर मानहानि केस लगते रहते हैं, ये तो होते ही रहता है। इसके बाद ये बोला गया कि अमेरिकी प्रतिबंध की धमकी से भारत के साथ प्रभावित नहीं होगा सैन्य रिश्ता, रूस ने कहा। तो देखिए अभी क्या है कि इंडिया जो है वो S-400 जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है वो उसकी खरीद कर रहा है। तो इसमें क्या है कि अमेरिका ने कहा था, एक्चुअली एक डील हुई थी, तो अमेरिका सोच रहा था कि इंडिया हमारा जो मिसाइल सिस्टम है, मतलब मिसाइल रक्षा प्रणाली सिस्टम है, वो खरीदे। बट इंडिया को कहीं ना कहीं रसिया वाला पसंद आया, मतलब हमारे देश को, तो हमने रसिया का लिया। तो अमेरिका इसमें बोला कि हम इंडिया पे प्रतिबंध लगा देंगे, हम रसिया पे प्रतिबंध लगा देंगे। अरे भाई, हम दो इंडिपेंडेंट देश हैं, सोवरीन कंट्रीज़ हैं, वो फ्री हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। आप क्यों इस तरीके से आप नहीं कर सकते? तो ये चीज़ है। और इंडिया के इस उसमें जो स्टैंड था, उसमें पूरा देश साथ है उनके, कि हमारी जहाँ से हमें सूटेबल लगेगा हम वहाँ से लेंगे। आप कौन होते हो कि नहीं हम आपका लें? आप क्या ही प्रतिबंध लगाओगे? एक समय था जब आपने प्रतिबंध लगाया, तब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो आप क्या बिगाड़ोगे? तो रसिया ने भी कहा है कि हमारा सैन्य रिश्ता जो है वो ख़राब नहीं होगा इंडिया से। अमेरिका की ये तो बस वही कड़ी शब्दों में निंदा करते रहते हैं। बाकी राजद की औकात बड़ी, ये सब कांग्रेस के बिना मजबूत पक्ष नहीं है, तो सारी न्यूज़ेज़ रोज़ आने वाली ये बातें हैं। इसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ ये कहा गया कि बजट में रक्षा क्षेत्र की भूमि को सहेजने की कोशिश की जा रही है, राजनाथ जी ने कहा है। तो जैसे आपको पता है कि जो डिफेंस इंस्टॉलेशन होते हैं, उनकी चारदीवारी जो होती है, उनको और अच्छे से मजबूत बनाने के लिए राजनाथ जी इस चीज़ को बोल रहे हैं। डिफेंस बजट में भी बोला गया इस चीज़ को लेकर। अगर आपको बजट पूरा सही से और खुश मिजाज होकर सुनना है, तो इसी चैनल में मैंने बजट का एक फ़नी रिव्यू दिया है। बहुत कुछ उसमें मैंने डेटा कंपाइल किया, तो आप प्लीज़ जाके चैनल पे वो भी विजिट करके देख लीजिएगा। आपको ज़रूर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ फ़न वहाँ मिलेगा। बाकी आगे 2022 महासमर, आपको पता ही 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो कोई भी पार्टी मतलब पीछे नहीं हट रही है। सब अपने वादे और जो भी किसी को नीचा दिखाना, किसी को कमज़ोर बताना, सब कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। ये इस पेज का तो पॉलिटिकल व्यू से इतना महत्व है, हमारे पढ़ने लिखने के हिसाब से कुछ ऐसा व्यू है नहीं। इसके बाद खली जो हैं रेसलर थे, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, मुझे लगा कि आपके साथ बतानी चाहिए, तो मैंने बता दी। बाकी मणिपुर में अब जो मतदान होगा वो चेंज हो गया है, 28 फरवरी और 5 मार्च को होगा। इसके बाद साक्षात्कार, एक अमित शाह का साक्षात्कार इसमें दिया गया, उनका इंटरव्यू आज प्रकाशित हुआ है, आप इसको देखिएगा। मोस्टली ये तो मुझे क्या बोलते हैं, पॉलिटिकली ही लगा, बट एक बार अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। काफ़ी कुछ बताया गया, बट कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली लग रहा है। योगी जी मोदी जी ही, बस योगी जी मोदी जी ही दिखे हैं। ओवरऑल अगर आपका मन करे तो एक बार पढ़ के देख लीजिए। इसके बाद उज्जैन में वही जो अभी चल रहा है हिजाब वाला, उस प्रकरण, उसमें भी चीज़ें आ रही हैं। लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। हिजाब विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो वही सुप्रीम कोर्ट अब बताएगा कि क्या फाइनली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, धर्मगुरु क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। तो इतना ही है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। आपसे बताया पहले कि वो बेवजह क्यों टांग अड़ा रहे हो भाई, हमारे आंतरिक मामले में। हमारे लोग हैं, हमारे देश की जनता है, हम लड़ेंगे, एक दूसरे से हंसेंगे बैठेंगे, आप कौन होते बीच में आके चाचा बनने वाले। तो यही बोला गया है। हालांकि पाकिस्तान भी समझ रहा होगा कि आप अपने ही हद पे रहिए। इसके बाद 8 लाख से नीचे आए कोरोना के सक्रिय केसेस। आपको पता ही है कि कोरोना के केसेस अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन का इस बार का इतना ज़्यादा भयानक रूप नहीं था, बट ओवरऑल हम अच्छे से बच गए इससे, और अपने आप को बचा रखा है। इसके बाद केरल और मिजोरम की चिंता काफ़ी चिंताजनक बनी हुई कोरोना की स्थिति में, बट स्टिल इस बार का जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं बिजनेस की, या हम बोलते हैं इकोनॉमी की सेक्शन की। तो आपको पता ही होगा कि जो मैक्स टकाटक एक होता नहीं शॉर्ट वीडियोज़ वाला प्लेटफॉर्म, वो और मौज जो शेयर चैट का था, इन दोनों का विलय हो गया है। मतलब मौज को खरीदा लिया है मैक्स टकाटक ने, तो हम जो वीडियोज़ बनाते हैं वो अभी मैक्स टकाटक का हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सोना जो है वो 48,901 रुपये में है, चांदी 62,825 रुपये में है, और डॉलर जो है वो 74.94 पैसे का है। तो ये 3 चीज़ें हैं। हालांकि इन 3 चीज़ों को तो मैं डेली बेसिस पे आपको बताया करूँगा, क्योंकि सोना चांदी एंड डॉलर हमें पता होना चाहिए कि कितना जा रहा है। एक अमूमन लगना चाहिए कि क्या है, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें।
और ये बहुत जल्द आपको मतलब डेली बेसिस पे वीडियो मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए इस मामले में। बाकी बजट में कहा गया कि चीज़ आपने देखा होगा कि इस बजट में जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनको महंगा कर दिया गया, क्योंकि जो छाता होता है ना वो भी हम 2.5 करोड़ की संख्या में चीन से आयात करते हैं। तो देखिए हमें अपना मेक इन इंडिया के तहत बहुत कुछ बनाना चाहिए। छाता तो एटलीस्ट बनाना ही चाहिए, पता नहीं क्यों हम चीन पे इतने आश्रित हैं। तो वो भी महँगा हो जाएगा, तो जब महँगा होगा तो हमें मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया के तहत जो काम है उनको करने में और आसानी होगी और लोग अपने आप को आगे लाएँगे। चलिए आगे देख लेते हैं। थम्स अप बना $1 अरब मूल्य का ब्रांड। तो थम्स अप जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी है वो एक हो गया। हालाँकि न्यूज़ में है तो बता दिया। बाकी एग्ज़ाम्स के तहत इम्पोर्टेंट नहीं इतना। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं था, आपको पता ही है कि बजट में बोला गया। लेकिन लोन जो होंगे वो सस्ते हो सकते हैं, ये आरबीआई ने कहा है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। इसके बाद कहा गया कि डिजिटल करेंसी लॉन्च करने में भी कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी दोनों में बहुत अंतर होता है। आप डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी के साथ मर्ज मत कर दीजिए कि नहीं वो है। क्रिप्टो करेंसी होती है एक यूनिक करेंसी, मतलब उसमें सिर्फ एक कोड मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन कोड मिलेगा, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी। और जो मतलब जिसकी मतलब कोई बैकअप नहीं है। बट जो डिजिटल करेंसी होगी दैट इज़ बैकअप बाय गवर्नमेंट आरबीआई, और वो एक मतलब डिजिटल रूप में ही होगी। डिजिटल रूप में होगी। इससे कॉइन्स हमें नहीं मिलते हैं जब हम कहीं शॉपिंग करते हैं, तो वो सिमिलर से कॉइन्स टाइप हमारी डिजिटल करेंसी होगी। बट जो हमारी उससे क्रिप्टो करेंसी होगी उससे अलग होगा। इसके बाद रिलायंस ने खरीदी एंटरग्रीन में हिस्सेदारी। ये तो जो शेयर मार्केटिंग करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि रिलायंस के शेयर शायद थोड़े बहुत इससे बढ़ जाएँ, तो वहाँ के लिए है। बाकी राष्ट्रीय झलक है, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ हो रहा कहीं बहुत कुछ हो रहा है। माफिया अतीक के गुर्गे ने सरकारी सुरक्षा जारी की और छत्तीसगढ़ में विस अध्यक्ष को बाबुल बना दिया। ये सारी चीज़ें चल रही हैं का चीज़ें हैं, देख लीजिए। झूठी निकली एमसीआई के निरीक्षण की बात, ह्यूमन वेबसाइट ट्रायल का संदेह, तो ये सब चल रहा है। इसके बाद आता है विचार। इस पे देख लेते हैं। विचार में ये बहुत अच्छा है, मुसीबत बने दागी उम्मीदवार। अब देखिए ज़्यादातर पैसा उन लोगों के पास है जिन्होंने नंबर 2 आई मीन की गैर कानूनी ढंग से पैसे को इकट्ठा किया है या गैर कानूनी काम करके, और वही लोग फिर पॉलिटिकल पावर बनना चाहते हैं। तो अभी दागी हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं। तो जैसे अगर लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाएंगे तो उनके खिलाफ केसेस होते हैं, तो लोगों को बता पाना उस पॉलिटिकल पार्टी को कि उनकी क्या खासियत है, थोड़ा दिक्कत है। तो मुसीबत तो है दागी उम्मीदवार। तो ये आर्टिकल यशपाल सिंह साहब ने लिखा है, तो अच्छा है। बट इसी से समझ में आ जाता है कि मुसीबत तो बन रहे हैं, बट बाकी ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। इसके बाद है महामारी के दौर में बेरोजगारी की मार, और वो तो पता ही कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है देश में। तो कोरोना की वजह से क्या क्या संकट है, थोड़ा सा सॉफ्ट नेट दिया गया है कि क्या क्या हो सकता है। डाटा तो मुझे ऐसे लगा कि ज़्यादा कुछ रिलेवेंट नहीं है, बट हाँ सबको पता है कि महामारी की वजह से बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली लोगों ने सोचना कम कम कर दिया चीज़ों को लेके, तो इस वजह से फ़र्क पड़ा है। इसके बाद अगर हम ये देखें कि वही शिक्षण संस्थान में ड्रेस कोड का मामला, कि वही हुआ था ना कि बालिकाओं ने कुछ बोला था कि मुझे हिजाब पहन के आने की अनुमति दीजिए कल, बट कॉलेज प्रशासन ने यह स्वीकार कर दिया। तो उसके मुद्दा चल रहा है कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हिसाब से संबंधित संवैधानिक प्राविधान कौन-कौन से हैं। तो हमें पता है कि जो आर्टिकल 25 है वो हमें धर्म को मानने की, आचरण करने और प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। बट उसमें भी कहीं-कहीं कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अब क्या है क्या नहीं है ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। बट इस तरीके की चीज़ों को लेके इतना तूल देना ये कहीं न कहीं हमारे देश हित में नहीं है, तो लोगों को देखना चाहिए। बाकी आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे, ये अलग-अलग लोगों की अलग-अलग सोच है, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, ये तो कहीं न कहीं हद तक हम पे खुद पे डिपेंड करता है। जब हम कुछ करेंगे नहीं तो क्या ही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है सेवाओं और वस्तुओं की बजाय मनुष्य की आउटसोर्सिंग। तो इसमें उन्होंने बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है वो आजकल मुफ्त की घोषणाएँ देने का कर रही है, और एक उत्सव सा बनाती है कि मुफ्त की चीज़ें बाँटी जाएँगी, जिससे कि हमारे जो यहाँ पे जनमानस है उनकी जो विचारधाराएँ हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी पे हो रही हैं। हमें खुद वही होता है ना कि एक तरफ हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम चीज़ों को मुफ्त देने की बात करते हैं। तो ये मतलब कंट्राडिक्टरी है, एक मतभेद है दोनों ही तरीके की इच्छाओं में। तो हमें अपने देश के लोगों को इस काबिल बनाना है, ना कि उनको एक तरीके से इस तरीके से मनोवृत्ति देना है, उनकी मानसिकता बना देनी है कि नहीं गवर्नमेंट आएगी तो ये माफ़ करेगी, वो माफ़ करेगी। आप रिसोर्सेज उनको दीजिए, उनको प्लेटफॉर्म्स दीजिए, लेकिन काम उनको खुद करने दीजिए। ये इनका इस टॉपिक में कहने का मतलब है कि सेवाएं वस्तुओं तो आप कर ही रहते हैं, अब मनुष्य की भी आउटसोर्सिंग कर रहे हो आप। इसके बाद नेक्स्ट है कि चिंता का विषय बनी बच्चों की परीक्षाएँ। आपको पता ही कोरोना चक्कर में बहुत ज़्यादा बच्चों का नहीं हो पा रहा है सही से स्कूलीकरण।
तो वो भी दिक्कत वाला है। इसके बाद दूसरी चीज़ है कि अभी चुनाव भी हो रहे हैं, तो और स्कूल जाने की अभी बहुत ज़्यादा परसेंटेज घट के रह गई। ये देखिए ये डेटा यहाँ पे दिया गया है कि 2021 से घट के 53% रह गया है बच्चों के स्कूल जाने का। तो अभी धीरे धीरे जैसे चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, ये चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी। आजकल ऑनलाइन आपको पता है कि सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। आप देखिए हम जैसे लोग लगे हैं जितना हो पा रहा करने के लिए कि न्यूज़पेपर या किसी तरीके से आप इस मेरे चैनल में आगे आके देखिएगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ। और वही सभी लोग कहते हैं, मैं भी ये बोलूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो शिक्षा तो मतलब चिंता का विषय बनी हुई है। बाकी शिक्षा के साथ सेहत की भी चिंता है, बट मिड डे मील जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम थी, वो उसने बहुत कुछ बदलाव दिया है लोगों के बिहेवियर में और बच्चों की सेहत में एक्चुअली। तो और अभी तो सुनने में आ रहा है कि शायद शुरू भी हो जाएगा मार्च 2022 से कि जो मिड डे मील का फंड है वो सीधे मतलब जो पैसा है वो डायरेक्ट बच्चों के अकाउंट में जाएगा या उनके पेरेंट्स के अकाउंट्स में जाएगा, ताकि आप डायरेक्टली उसको खिला पिला सकें बच्चों को, जो उनके पोषक तत्वों के पोषक आहार की जो चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड करा सकें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आज का सबसे बेस्ट जो न्यूज़ मुझे लगी, जो कि मुझे लगी कि आज का जो मतलब पूरी न्यूज़ है जो, वो मुझे ये लगी कि महिला पुलिसकर्मियों को पर हमले की नाकामी करेगी प्रज्वला। प्रज्वला क्या है, एग्जाम से में कभी पूछ सकते हैं। तो प्रज्वला कोई स्कीम नहीं है। प्रज्वला एक क्या है कि एक सुरक्षा कवच है, एक बॉडी प्रोटेक्टर यूनिफॉर्म है जो कि महिलाओं को दी जाएगी जो कि पुलिसकर्मी है। तो पुलिसकर्मी महिलाओं के लिए एक बॉडी प्रोटेक्टर जो कवच है उसको प्रज्वला बोला गया है। इसके तहत क्या होगा कि वो लगभग 5 किलो के वजन का होगा और 20 टुकड़े होंगे। तो आपको पता ही है कि आजकल हर जगह महिलाएं जाती हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली डिफेंस फोर्सेज में बहुत सारे, वो रदर पुलिस हो या और बड़े आर्मी एयरफोर्स डिफेंस के जो भी सेक्टर्स हैं उसमें। तो उसमें उनका क्या हो जाता है कि उनको वो जो बड़ा गार्ड होता है ना, आपने देखा होगा कि जब कहीं अटैक होता है या कहीं पे भीड़ लगी होती है तो पुलिस के जो जवान होते हैं वो एक बहुत बड़ा गार्ड हाथ में लेके चलते हैं। तो महिलाओं के लिए वो कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एंड वो इतना क्विक भी नहीं रह पाता। तो एक तरीके की ये नई वो बनाई गई है, क्या कहते हैं, कवच, सुरक्षा कवच, जो कि महिलाओं को 20 टुकड़ों में अपने जो भी उनके वाइटल पार्ट्स होते हैं, जैसे नी हो गया और जो लगाना होता है वहाँ पे गार्ड करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फोटो में भी आप देख रहे होंगे, और महिलाओं को पहनाने के लिए ये है 5 kg वेट का होगा। और ये पहले सीआरपीएफ की महिलाओं को लिए दिया गया था, उनके लिए बनाया गया था, एंड अब जो पुलिसकर्मी महिलाएं हैं उनको भी ये मिलेगा। तो प्रज्वला पूछ सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा। आज के न्यूज़पेपर की ये सबसे बड़ी हाईलाइट थी, मुझे तो सबसे अच्छा लगा। बाकी आगे फिर वही थोड़ी मोड़ी चीज़ें, वही रूस व ब्रिटेन विदेश मंत्री में तड़का भड़की यूक्रेन विवाद को लेके। बता रहा हूँ ना कि यूक्रेन विवाद, दोनों यूक्रेन और अभी क्या है एक्चुअली, देखिए जब आपको पता होगा कि ये जो हमारी गल्फ नेशंस थे, जैसे इराक वगैरह हो गया, तो यहाँ पे इसी तरीके से होता है कि जब ये बड़े बड़े देश किसी देश में अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं ना, तो इस तरीके से एक थर्ड पार्टी का नाम लेके आ जाते हैं। अभी क्या है कि यूक्रेन खुद ही कह रहा है कि नहीं मैं ठीक हूँ, बट वहाँ के जो अदर जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ के फौज अपने आप भेज रही है कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे। धीरे धीरे उनके जो भी रिसोर्सेज होंगे, मतलब यूक्रेन के जो भी रिसोर्सेज होंगे उन पर कब्जा कर लेंगे और धीरे धीरे उस देश को ना निस्तनाबूद कर देंगे। तो ये पता नहीं कौन सी टेंडेंसी है रसिया को, जबकि दोनों देश, वहाँ के पीएम भी कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, बट कोई बात नहीं, लेक्चर दे रहे हैं तो क्या है, एक दूसरे से ले लेते हैं। तो ये एक न्यूज़ है। इसमें हमें जानने के लिए जरूरी ये है कि यूक्रेन की लोकेशन कहाँ है। तो प्लीज़ अगर आप पढ़ लिख रहे हैं, ऑब्वियसली पढ़ ही रहे हैं, तो आप यूक्रेन की लोकेशन एक बार देख लीजिए कि यूक्रेन रसिया के कितने समीप है, कहाँ है। तो क्योंकि यूक्रेन पर यूएसए एंड ये जो जर्मन एंड ब्रिटिश है, ये सब क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वहाँ पे यूक्रेन पे हमारे मतलब फौजी अड्डे हो गए तो उससे क्या हो जाएगा कि हमें रसिया को टैकल करना आसान हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक उनकी एक सोच है। तो एक बार यूक्रेन कहाँ है ये देख लीजिएगा। इसके बाद और कुछ छोटी मोटी न्यूज़ेज़ हैं। भारत ने आईएस के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट पर जताई आपत्ति। तो आईएस आपको पता ही है, जो लश्कर तैयबा पाकिस्तान का एक जो मिलिटेंट ग्रुप है उसकी बात हो रही है। इसके बाद यहाँ पर आए, फ्रांस ने 42 राफाल विमान खरीदेगा इंडोनेशिया, कोई बात नहीं। इंटरनेट पर रूल्स बनाएगी बांग्लादेश की मतलब सरकार। तो इंडिया के बाद बांग्लादेश दूसरा ऐसा देश होगा जहाँ पे इंटरनेट पे रूल्स, इंटरनेट मीडिया पे रूल्स बन जाएंगे। इसके बाद प्रिंस चार्ल्स कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये तो हमारे लिए पता नहीं क्यों ही न्यूज़ में, हमारे लिए क्या ज़रूरी हो गए भाई, ठीक है, हमारे पीएम हो, हमारे देश की कोई बड़ी पर्सनालिटी हो तो हमें लगता है कि हाँ चलो यार ठीक है कोई हुआ है। अब वो प्रिंस चार्ल्स हो गए, ठीक है, हो जाओ।
इसके बाद अलग थलग पड़े अलगाववादियों से पाक का किनारा, आपको पता ही कि बहुत ज़्यादा अलगाववादी पाकिस्तान में हैं, बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी बेसिस सोच को आगे बढ़ा रहा है, इन चीज़ों से आगे अपने आप को मतलब सोच रहा है कि इन चीज़ों से हम आगे बढ़ें और इन चीज़ों को पीछे छोड़ें। अच्छी सोच है वैसे पाकिस्तान की, इकोनॉमी और देश के हित में काम करना चाहिए, पता नहीं कहाँ मिलिटेंट के उसमें घुसा पड़ा है। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, बच्ची के से दुष्कर्म के दोषी को मिली मौत की सज़ा, और इस ऐसे घिनौने अपराध की सज़ा सिर्फ एक ही होनी चाहिए, वो ही मौत की, तो हुआ है। बाकी अबू धाबी के यास आइलैंड में आयोजित होगा आईफा अवार्ड। तो आईफा अवार्ड होता क्या है ये देखना है तो इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी आईफा अवार्ड होता है। इसमें 22वें संस्करण के इसमें इसके अवार्ड्स दिए जाएंगे। अबू धाबी का यास आइलैंड कहाँ है ये एक बार आप मैप में देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स में। तो आज भारत और वेस्ट इंडीज़ का तीसरा क्रिकेट मैच है, 3 ही होने थे, तो क्लीन स्वीप करने के लिए राधे सुधरेगी। तो अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो प्लीज़ इस मैच का पूरा मज़ा उठाइए। बाकी तो ऐसी न्यूज़ेज़ हैं जो कि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद कि मेरे फैसले का श्रेय औरों ने ले लिया, रहाणे ने कहा है। एक अच्छे क्रिकेटर को पता नहीं किस तरीके से लोगों ने इग्नोर कर दिया है, तो उन्होंने कुछ बोला है, वो भी बोला है तो सुन लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी ये तो सारे ऐसे नॉर्मल न्यूज़ेज़ हैं। इसके बाद एक सतरंग, थोड़ा मनोरंजन की बातें आ गई हैं, तो इसमें आप देख लीजिएगा कि थोड़ा सा आप फिल्मी बातों का एंटरटेनमेंट के उसमें अपने आप को देखते हैं तो आप प्लीज़ ये कपड़े देख लीजिएगा। फिर आजकल यहाँ पर कुछ चीज़ें देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। अन्ना कुर्निकोवा, आपको लगेगा अन्ना कुर्निकोवा एक टेनिस खिलाड़ी भी थी, लेकिन ये अन्ना कुर्निकोवा एक वायरस था जो 2001 में आया था, और देश के जितने भी कंप्यूटर, उस टाइम पे कंप्यूटर में जो सिक्योरिटी पैचेस हुआ करते थे या सिक्योरिटी लाइन्स जो होती थी वो बहुत कम थी, तो वो उतनी हो गई थी, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं थी। आजकल तो फायरवॉल हो गया और बहुत सारे इनक्रिप्टेड डिवाइसेस आ गई हैं, और बहुत सारे प्रोटेक्टेड टूल्स आ गए हैं, बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसकी वजह से हमारे वायरस को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बट उस टाइम पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। तो एक अन्ना कुर्निकोवा करके वायरस था जिसने, तो एक ऐसी न्यूज़ है, इसके बाद ध्यान दे सकता है, हो सकता है एग्जाम्स में ही पूछा जाए कि अन्ना कुर्निकोवा क्या था, तो आप ये मत बताइएगा कि टेनिस खिलाड़ी थी, वो ये एक वायरस था, कंप्यूटर का वायरस था। फिर 27 साल बाद आज ही के दिन ही नेल्सन मंडेला जी रिहा हुए थे, बाद में वो प्रेसिडेंट बने अफ्रीका के। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी थी। उन्होंने, मतलब वही होता है ना कि इंसान का जो दृढ़ संकल्प है ना वो मजबूत होना चाहिए। कुछ भी कर सकता है कोई भी इंसान, मतलब कोई भी इंसान यहाँ पे कमज़ोर नहीं है, कोई भी का मतलब कोई भी, वो हम हों या छोटा सा इंसान हो। मतलब वही होता है ना कि परवरिश हमें हमें इंसान बनाती है, बट हम खुद अपना ईमान बनाते हैं। तो वही है कि हमें अगर सोचना है, हम सोचा कि हमें कुछ करना है, तो हमें दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसके बाद ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है रेडियो पर सबसे लंबे इंटरव्यू का, 25 घंटे लगभग तक का है ये। तो इस तरीके की न्यूज़ देख लीजिएगा एक बार, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। बाकी एनर्जी ड्रिंक्स का ज़्यादा सेवन करना अच्छा नहीं रहता। कोरोना संक्रमण के बाद बहुत सारी बुजुर्गों को नई समस्या पैदा हो रही है। ऐसे अनुसंधान रोज़ आते रहते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो चीज़ें हैं। बाकी फिर स्क्रीनशॉट यहाँ पे मूवीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया गया। तो अगर आप थोड़े से चाहते हैं कि थोड़ा सा आप देश दुनिया और फिल्मी जो हमारी बॉलीवुड है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानें, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये था आज 11 फरवरी 2022 का न्यूज़। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अपना ख्याल